कौन है राजू यादव? फर्जी गिरफ्तारियां, फर्जी इनकाउंटर, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारियां, दलित मुस्लिमों पर अत्याचार, किसानों पर अन्याय, उत्पीड़न को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक गूंजने वाली आवाज का नाम है राजू यादव। और कामरान की बॉडी में उसके दांत टूटे हुए, उसका हथेली टूटी हुई, कंधा टूटा हुआ, आंख फोड़ी गई और इस तरह से बहुत सारे चोट के निशान थे। उत्तर प्रदेश के उस चेहरे से मिलिए जिन्होंने पिछले एक दशक से अधिक समय से जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर उन्हें राजनीति के केंद्र में लाया। उन लोग दो आदमी नहीं बोले और बाकी पूरी गांव वाले को मारे थे। आवत रहा तुम्हें कहे मारे का यार है, किसानों की सादत जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद। साफ साफ बता रहा है कि ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है। और जबकि एक दिन के पिता नसीम साहब और उनके भाई इमरान का कहना है। रिहाई मंच के महासचिव राजू यादव पिछले करीब 17 वर्षों से लगातार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मसलों पर लड़ रहे हैं। राजू रिहाई मंच के जरिए बेगुनाहों, वंचितों, शोषितों, मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दों को पूरी सक्रियता से उठा रहे हैं। मानव अधिकार संगठन के तौर पर दिखने वाला रिहाई मंच दरअसल सामाजिक न्याय और संविधान सम्मत अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन है। दरअसल राजू यादव आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। वह गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मामले को सदन तक ले जाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। राजू यादव की फर्जी मुकदमों के खिलाफ मुहिम 2007 में शुरू हुआ रिहाई आंदोलन 2012 में रिहाई मंच में तब्दील हो गया। मोहम्मद शोएब मंच अध्यक्ष राजू यादव वर्तमान में इसके महासचिव हैं। आजमगढ़ को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश के खिलाफ 2007 से सक्रिय हुए और चर्चित दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर के बाद आजमगढ़ के मुस्लिम युवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उठने वाली आवाज सूबे ही नहीं पूरे देश में आतंकवाद के नाम पर उत्पीड़न के सवाल पर मुखर हुई। महिलाओं के यौन उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, खासकर हिरासत में हत्या जैसे महत्वपूर्ण सवालों को उठाया। राजू यादव ने आजमगढ़ समेत पूरे सूबे में फर्जी इनकाउंटर मामले और घायल दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के परिजनों से मिलकर उनकी कानूनी लड़ाई में हर संभव सहयोग किया। एनकाउंटर की घटनाओं का दस्तावेजीकरण कर कानून व्यवस्था के नाम पर होने वाले इन फर्जीवाड़ों को मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की दहलीज तक पहुंचाया। धर्मांतर के नाम पर ईसाइयों पर फर्जी मुकदमा कायम किया गया तो राजू यादव ने उनका तथ्य संकलन कर सच्चाई जनता के सामने लाई। राजू यादव की पढ़ाई और संघर्ष साथ साथ। राजू यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के दौरान वो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सक्रिय नेता रहे। उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें इलाहाबाद आईसा का सचिव भी बनाया गया। इसके बाद राजू ने नई दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने साथियों के साथ फर्जी मुकदमे में फंसाए गए बेगुनाहों की रिहाई का आंदोलन शुरू किया। मानवाधिकार संगठन PUHR और PUCL के भी पदाधिकारी रहे। राजू यादव योगी के खिलाफ कोर्ट भी पहुंचे थे। पत्रकारिता के पढ़ाई के पहले से ही वो विभिन्न समाचार पत्रों में लिख रहे थे। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में थे तभी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना शुरू किया। सैफरॉन वार अगेंस्ट नेशनल और पार्टीशन रिविजिटेड नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। सैफरॉन वार यूपी की सियासत में काफी चर्चित डॉक्यूमेंट्री है
यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री और गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने इस डॉक्यूमेंट्री के विरोध में राजू यादव और उनके साथियों को इस्लामिक पंडित व नक्सलियों का समर्थक बताया। बावजूद इसके राजू यादव पूरी बहादुरी के साथ पूर्वांचल में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे और योगी आदित्यनाथ की सांप्रदायिक गतिविधियों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा के बाद संगीत सोम और सुरेश राणा जैसे नेताओं के खिलाफ एफआईआर की तहरीर भी दी। राजू यादव ने 2015 में अपने साथी के साथ मिलकर ऑपरेशन अक्षरधाम नामक पुस्तक भी लिखी। 2012 में उत्तर प्रदेश में मथुरा के कोसी काला, प्रतापगढ़ के आस्थान, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर समेत विभिन्न सांप्रदायिक घटनाओं के सवालों को प्रमुखता से न सिर्फ उठाया बल्कि पीड़ितों के साथ मुश्किल समय में खड़े रहे। मुजफ्फरनगर के सवाल पर जब राजधानी लखनऊ में जन सुनवाई का आयोजन किया तो तत्कालीन सरकार ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद दंगा पीड़ितों के साथ विधानसभा मार्च किया। राजू यादव ने निमेश कमीशन की रिपोर्ट जारी कराई। 18 मई 2013 को आतंकवाद के मामले में फंसाए गए खालिद मुजाहिद की हिरासत में मौत के बाद रिहाई मंच ने विधानसभा के सामने 121 दिन तक लगातार धरना दिया। धरना के दबाव में सपा सरकार को आरडी निमेश आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करनी पड़ी। आज तक हाशिमपुरा, मलियाना, मेरठ आदि दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, पर रिहाई मंच के आंदोलन के दबाव में यूपी सरकार को निमेश आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ी। रिहाई मंच अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शोएब ने विभिन्न अदालतों में आतंकवाद के जो मुकदमे लड़े उनमें 14 नौजवानों को अदालत ने बाइज्जत बरी किया। मोहम्मद शोएब, राजू यादव और रिहाई मंच के साथियों की मुहिम सिर्फ मुकदमे लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह के फर्जी मुकदमे दर्ज न हो जिससे वंचित तबकों को सड़क से लेकर अदालतों के चक्कर न काटने पड़े। 2015 में रिहाई मंच ने हाशिमपुरा के मामले पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें राजू यादव और उनके साथियों पर दंगा भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया। यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एक रिसर्च के दौरान राजू यादव और उनके साथी गुजरात के अहमदाबाद में भी डिटेन किए गए, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस तरह से राजू यादव लगातार सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। 2016 में भोपाल में कथित सिमी कार्यकर्ता के कथित इनकाउंटर पर भी इन्होंने जोर शोर से सवाल उठाए और विरोध में लखनऊ प्रदर्शन का ऐलान किया। पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और मारते पीटते घंटों तक सिमी आतंकी, मुसलमान, कटुआ और पाकिस्तानी एजेंट बताकर थाने के लॉकअप में बंद रखा। इस दौरान लगातार फर्जी इनकाउंटर में मारने की धमकी दी जाती रही। चोट ज्यादा होने के चलते बाद में इन्हें केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया। इस मामले में भी पुलिस ने विधानसभा पर हमले का एफआईआर दर्ज किया। 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान राजधानी लखनऊ के चर्चित सैफुल्ला इनकाउंटर और उसके बाद आईएएस के नाम पर कानपुर, लखनऊ और बिजनौर से गिरफ्तार लड़कों के सवालों को जिस तार्किक ढंग से उठाया वह बहुत महत्वपूर्ण रहा। वही दिसंबर 2015 में संभल, जुलाई 2021 में लखनऊ में अलकायदा के नाम पर हुई गिरफ्तारियों पर भी पीड़ितों के परिजनों के साथ सवाल उठाया। संयुक्त राष्ट्र में भी उठा राजू यादव का मसला। यूपी में भाजपा शासित योगी सरकार में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग, एनकाउंटर, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, रासुका जैसे सवालों को मजबूती से उठाया। फर्जी इनकाउंटर पर सवाल उठाने की वजह से राजू यादव को फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की पुलिस की धमकी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी संज्ञान लिया और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले की जांच की। राजू यादव उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के सवालों पर लगातार सक्रिय है, चाहे वो पूर्वांचल का सवाल हो या बुंदेलखंड का। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की हिरासत में मौत जैसे सवालों को प्रमुखता से उठाया और इन सवालों को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। रिहाई मंच पूरी प्रक्रिया में अपने आप को मानवाधिकार संगठन से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठन के रूप में जाना जाता है।
आपको बता दें कि 2015 में रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद लखनऊ में मोदी गो बैक के नारे लगाने वाले अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के छात्रों को सम्मानित करना हो या फिर जेएनयू में नारेबाजी प्रकरण, इन सभी सवालों पर रिहाई मंच यूपी के प्रमुखता से खड़ा रहा। रोहित वेमुला को लेकर मनुवाद ब्राह्मणवाद विरोधी बहस को सामाजिक न्याय की बहसों से जोड़ते हुए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने और जातिगत जनगणना के सवालों पर लगातार सक्रिय रहे। 2017 में शब्बीरपुर सहारनपुर में हुई दलित विरोधी हिंसा के मुद्दे को न सिर्फ प्रमुखता से उठाया बल्कि राजधानी लखनऊ में पीड़ित दलित परिवारों के समर्थन में कॉन्फ्रेंसों का भी आयोजन किया। राजीव यादव आरक्षण के मुद्दे पर भी सक्रिय रहे। 2018 में सवर्ण आरक्षण, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ, नीट में आरक्षण जैसे सामाजिक न्याय के सवालों पर लगातार सक्रिय रहे। सवर्ण आरक्षण के खिलाफ राजधानी लखनऊ के धरने का आयोजन करते हुए विभिन्न संगठनों के साथ 2 दिवसीय प्रतिवाद की भी योजना किया। 13 पॉइंट रोस्टर के लिए आयोजित भारत बंद के आयोजन में रिहाई मंच की यूपी में अहम भूमिका रही। SC/ST एक्ट को कमजोर करने के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को हुए भारत बंद, 2019 में नागरिकता आंदोलन और 2020 में किसान आंदोलन में भागीदारी की। 2019 में नागरिकता आंदोलन के दौरान लखनऊ समेत पूरे सूबे में हुई हिंसा को लेकर रिहाई मंच निशाने पर आया और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसमें रिहाई मंच अध्यक्ष शुएब समेत कई लोग महीनों जेल में रहे। योगी सरकार ने मंच पर कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय तक को लिखा। इन सब कार्रवाइयों के दौरान में भी रिहाई मंच लगातार सक्रिय रहा। आप देख रहे हैं SD24।